इस विशेष में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, राज्य व्यवस्था को रिवीजन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटी रहती हैं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कब बात करते हैं संविधान की, अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले संविधान से लेके और संविधानवाद तक की बात को करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी सीमितियाँ हैं, विधान हैं, बहुत सारे कानून हैं, इन सभी को हम देखने वाले हैं। संविधान की बात करें तो देश का जो मूलभूत कानूनी दस्तावेज होता है वो होता है संविधान होता है। ठीक है, आप तो जानते हैं सर्वोच्च किताब होती है किसी देश के कानून की। ठीक है, और संविधानवाद की बात करें तो संविधानवाद में शक्तियों पर अंकुश लगाया जाता है, जैसे राज्य को मनमाने निर्णय लेने से रोकना। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में अंतर है। ठीक है, संविधान क्या है, एक दस्तावेज है जो कि किसी देश के संचालन का उसमें ब्यौरा होता है, और दूसरे संविधानवाद में क्या होता है, जो उस देश से जुड़े हुए राज्य हैं उनमें शक्तियों पर अंकुश लगाने की बात करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थे, रामेश्वर प्रसाद वाद तानाशाही के बजाय विधि के शासन पे विश्वास करता है। IR कोल्युअल वाद विवाद में बात करें तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये दो आपके पास केसेस हैं। ठीक है, एक तो रामेश्वर प्रसाद का और दूसरा IR कोल्हे का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बात करें, अगर प्रकार की बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो एक तो संवैधानिक सरकार होती है, दूसरी गैर संवैधानिक सरकार होती है। ठीक है, अंतर क्या है देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार में क्या होता है, चुनाव द्वारा चयन होता है। ठीक है, जैसे कि भारत हो गया, USA हो गया, और भी अन्य कई सारे देश हैं। ठीक है, अगर वही गैर संवैधानिक सरकार की बात करें तो कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे चाइना। ठीक है, जैसे चाइना होता है। संवैधानिक सरकार की बात करें तो सीमित शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, सीमित शक्तियाँ होती हैं और इसमें अनियंत्रित शक्तियाँ होती हैं, जिसे तानाशाही कहते हैं। ठीक है, जिसको तानाशाही कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण ब्रुनेई, कतर, स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर चाइना नहीं लिखा है लेकिन चाइना भी है। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर होता है। उसके बाद संवैधानिक सरकार में क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है, जैसे कि भारत में 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और उसमें असीमित कार्यकाल होता है। ठीक है, क्या होता है, असीमित कार्यकाल होता है। जैसे कि चाइना में देख रहे हैं, वहाँ पर शी जिनपिंग कई सालों से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्विट्जरलैंड हो गया, कतर, ब्रुनेई। ठीक है, इन सब में क्या होता है, असीमित कार्यकाल होता है। उदाहरण देख लें अगर संवैधानिक सरकार की तो इसमें आपका USA, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ठीक है, और भी बहुत सारे देश हैं। और दूसरे में देखें गैर संवैधानिक सरकार के हिस्से में तो आपको पता ही है। ठीक है, चाइना भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट के प्रकार होते हैं। संविधान की प्रकृति की बात करें, यानी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक तो लिखित संविधान होता है, दूसरा अनलिखित होता है। ठीक है, लिखित में क्या होता है, विधिवत संहिताबद्ध तरीके से कोडफिल्ड होते हैं। और अखिलित मतलब अनरिटन की बात करें तो ये मौजूद है लेकिन क्या है, संहिताबद्ध नहीं है। लिखित में क्या होता है, स्पष्ट, निश्चित और सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है, और इसमें अव्यवस्थित और अस्पष्ट व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं अलिखित संविधान में। लिखित की बात करें, सुविचारित प्रयासों का परिणाम होता है, और दूसरे में क्रमिक विकास का परिणाम होता है। ठीक है, यानी ग्रेजुअल इवोल्यूशन की बात होती है। उदाहरण देख लें तो लिखित संविधान का जो आपके हैं USA हैं, फ्रांस है, और अपना प्यारा भारत है। ठीक है, वहीं अलिखित की बात कर लें तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, और भी बहुत सारे देश हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में राष्ट्रपति प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। ठीक है, जैसे US में एकल कार्यपालिका है। ठीक है, इसमें जो न्यायपालिका है क्या होती है, शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके पास केसेस होंगे, जैसे मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती, और भी बहुत सारे फेमस केसेस हैं जिसमें आपने देखा होगा जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका पे अंकुश कहीं ना कहीं चीज़ों पे लगाती है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की बात कर लें। ठीक है, विधायिका और इसमें कार्यपालिका 2 होती हैं। ठीक है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका 2 होती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में है। ठीक है, UK में है, दोहरी कार्यपालिका में है। ठीक है, ये मैंने राष्ट्रपति प्रणाली में आपका ये केशवानंद भारती और ये सब एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे इंडिया का है। ठीक है, तो इंडिया में हमारा कैसा है, संसदीय शासन
प्रणाली हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल एक तरह से दिया था कि न्यायपालिका किस तरह से अंकुश लगा सकती है, तो यहाँ पे इस तरह से इसमें होता है। और यहाँ भी जो न्यायपालिका है वो अंकुश लगाने का काम करती है। इसमें क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायी होता है, जिसमें आर्टिकल 74 और 75 में ये दिया गया है कार्यपालिका के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। एक तो होता है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक में क्या होता है, सिर्फ केंद्र होता है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर होता है। और संघीय में क्या होता है, यानी फेडरल में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत, यूएसए को देख लीजिए। ठीक है, और केंद्र क्या होता है, जैसे कि यूके में हो गया। ठीक है, तो इसमें एक ही एकात्मक व्यवस्था होती है। चाइना में भी इसका उदाहरण देखने को मिल सकता है, रशिया भी ले सकते हैं। इसमें केंद्र और राज्य मतलब ये संसदीय संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनीय प्रणाली होती है, यानी लोकसभा विधानसभा होंगे। और उदाहरण के लिए यूएसए और हमारा इंडिया हो सकता है। केंद्र की बात करें, संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास ही होगी। संविधान लिखित और अलिखित या कठोर या लचीला भी हो सकता है। ठीक है, संविधान कैसा भी हो सकता है इसमें। तो ये कुछ आपका एकात्मक और संघीय शासन की प्रणाली की दो अंतर आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमने आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किया है, इस चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, आप चाहें तो उनको आप जाके एक बार देख सकते हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे हम भारत में संघवाद यानी फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, एकात्मक की विशेषताएं देख लेते हैं, उसके बाद हम संघीय विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, एकात्मक में क्या होता है, सशक्त केंद्र होता है। ठीक है, संघीय में लिखित संविधान की सर्वोच्चता होती है, एकल नागरिकता इसमें देखने को मिलती है। और संघीय जैसे ब्रिटेन में संघीय विशेषताओं की बात करें, शक्तियों का विभाजन होता है, जो कि आपके 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। एकात्मक की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान इसमें दिए गए हैं। संघीय की बात कर लें तो इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। SR बोम्मई वाद 1994 में जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है संघवाद। ठीक है, ये आप कोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं देख लेते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट दूसरा भी है। ठीक है, तो पहली बात इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 1235 में मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लिया गया है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भी चीज़ों जगहों से। ठीक है, उसके बाद कठोर प्लस लचीलापन का समन्वय देखने को मिलता है हमारे भारतीय संविधान में। संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है, केंद्र की ओर झुकाव देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा सेंट्रल पावर में होता है हमेशा। ठीक है, यूएसए में देख लें या फिर आप भारत में देख लें, यहाँ पे पहली बार संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता यहाँ पे सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि 25 भाग और 22 अनुसूचियों में है। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आप इसको कोट करके एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं। एक तो आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, फिर आपका मूल कर्तव्य देखने को मिल जाएगा 51A में। ठीक है, आर्टिकल 51A में त्रिस्तरीय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी 3 टायर गवर्नमेंट। कौन कौन सी, नगर पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत और आपको जो 3 ग्रामीण से लेकर मतलब हाई लेवल तक, यानी 3 स्टेज में गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करता है। ठीक है, भारतीय संविधान क्या करता है, पंथ निरपेक्ष बात करता है। यहाँ पे जो सभी धर्म हैं वो सभी समान हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी, सभी धर्म इसके लिए समान है भारत में। आपातकालीन प्रावधान दिया गया है, किस में दिया गया है, भाग 18 में दिया गया है। ठीक है, किसी आपातकालीन स्थिति में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है। स्वतंत्र निकाय है जैसे कैग, यूपीएससी। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देखने को मिलता है। एकल नागरिकता यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
बहुमत की बात कर लें यानी मेजोरिटी की, संसद का उपकरण की बात करें तो साधारण बहुमत जो होता है वो क्या होता है, 50% की उपस्थिति और मतदान साधारण बहुमत माना जाता है। पूर्ण बहुमत की बात करें तो ये 50% कुल संख्या होती है। प्रभावी बहुमत की बात कर लें यानी इफेक्टिव, तो ये 50% तत्कालीन सदस्य यानी रिक्तियाँ हटा के हैं, ठीक है। विशेष बहुमत की बात करें यानी स्पेशल प्रोविजंस की बात करें तो 2/3 का नियम होता है जो कि सबसे कठोर माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ, और ये हो गया आपका पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको निकालना हो कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट प्लस में वोटिंग डिवाइडेड 2, ठीक है, और प्लस में 1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साधारण बहुमत। मान लीजिए प्रेजेंट और वोटिंग कितनी हुई, 1 हुई है, ठीक है, और प्लस में हमने 1 कर दिया, डिवाइड 2 कर दिया, ठीक है। तो जिस तरह से आपका आ जाएगा। उपयोग की बात करें तो साधारण विधेयक, अविश्वास, निंदा प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के लिए ये जो साधारण बहुमत का यूज होता है। पूर्ण बहुमत की बात कर लें, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल मेंबरशिप डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1, ठीक है। ये आपका पूर्ण बहुमत का फॉर्मूला है। उपयोग कहाँ होता है, आम चुनावों में सरकार बनाने के लिए 50% से अधिक जो होता है, मतलब पूर्ण बहुमत वो चाहिए। आपने देखा होगा सरकार अभी जो बनी है, इलेक्शन हुए हैं, उसमें पूर्ण बहुमत किसको मिला था, बीजेपी को मिला था, ठीक है। और इससे पहले जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक। तो इस तरह से आपको पूर्ण बहुमत साबित करना होता है। अलग अलग जगहों पे आप अलग देख सकते हैं। प्रभावी बहुमत की बात कर लें, इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर लें तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, टोटल माइनस वेकेंट सीट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और प्लस में 1, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है, अध्यक्ष के पास होता है, उपाध्यक्ष के चुनाव के होता है, उपसभापति को हटाने के लिए इसका यूज होता है प्रभावी बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत की बात कर लें यानी स्पेशल मेजोरिटी, तो कम से कम 2/3 उपस्थित है और मतदान करने वाले सदस्य होने चाहिए, ठीक है। चीट सीट की बात करें तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है। टोटल क्या होना चाहिए, 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए। आर्टिकल 249 और 312 में राज्यसभा की शक्तियों पर होता है ये विशेष बहुमत। और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन प्लस में 50% राज्यों की स्वीकृति होनी आवश्यक है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बहुमत से चले जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सारे नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लिखा है। बात कर लें पार्टियों की तो लिबर्टी या स्वतंत्र पार्टी ये बाहरी दबाव या नियंत्रण की अनुपस्थिति में स्वयं के विकास की सुविधा और नकारात्मक कोई हस्तक्षेप नहीं, सरकार और विकास का माहौल देखने को इसमें मिलता है। इक्वेलिटी या समता की बात करें तो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना भेदभाव के पर्याप्त अवसर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप तराजू देख रहे होंगे, ये दोनों ही बराबर हैं, ये आपको छोटा दिख रहा होगा और ये आपको बड़ा दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब एक समान है, ठीक है। रिपब्लिक या गणतंत्र की बात करें तो राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होगी, ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष वंशागत नहीं चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में सिस्टम है वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत ना होकर बल्कि वो राज्य की जो जनता है यानी इलेक्शन के द्वारा चुना होना चाहिए। और भी कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे सवर्ण या संप्रभु की बात कर लें तो आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता, कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। संप्रभु कौन कहलाएगा, आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता या कोई बाहरी दबाव ना हो, ठीक है। ये कुछ मतलब वर्ड है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ भी जाता है और कहीं ना कहीं आपको इसका मतलब नहीं पता होता है, तो उसी को हम देख रहे हैं, ठीक है। एक तो सवर्ण या संप्रभु का मतलब, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब, पंथ निष्पेक्ष का मतलब और लोकतांत्रिक का मतलब, ठीक है। ये सब चीज़ें इसकी जो व्याख्या है उसको देखेंगे, इसके एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा होता है, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है यानी मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलता है। सेकुलर की बात करें यानी पंथ निरपेक्ष की बात करें तो इसमें क्या होता है, सकारात्मक अवधारणा, सभी धर्मों के समान दर्जा और राज्यों का समान समर्थन है, ठीक है। क्या है, सकारात्मक अवधारणा सभी धर्मों के समान दर्जा और राज्य का समान समर्थन करता है। लोकतांत्रिक बात करें
ठीक है। डेमोक्रेटिक की बात करें तो लोगों के हाथ में सर्वोच्च शक्ति संसदीय लोकतंत्र यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक का अर्थ मतलब क्या है, लोगों के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है, यानी जो राजा होगा, राजा यानी जो लीडर होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, इसलिए इसको लोकतांत्रिक कहा गया। यानी लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनकी जो शक्ति किसमें होती है, वो जनता के हाथ में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, सामाजिक न्याय की बात कर ले, ठीक है, यानी सोशल जस्टिस की बात करें तो केवल सिविल आपराधिक न्याय नहीं है, यह पारंपरिक नैतिक संरचना से परे आर्थिक और सामाजिक आयामों को छूता है, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या है कि ये पारंपरिक और नैतिक संरचना से परे है और आर्थिक और सामाजिक आयामों को छूता है, जो कमज़ोर हैं या फिर सामाजिक तौर से पिछड़े हुए हैं उनको ये न्याय दिलाने का काम करता है। राइट्स या अधिकार की बात कर लें, ठीक है, इंग्लिश में राइट कहते हैं और हिंदी में अधिकार कहते हैं। तो ये क्या होता है, कानूनी, सामाजिक या नैतिक सिद्धांत लोगों को क्या करने की अनुमति देता है, मूल आदर्श ये देखने को मिलेंगे आपको। ये कानून, सामाजिक और नैतिक सिद्धांत लोगों को क्या करने की अनुमति देता है, ये आपके मूल आदर्श में आ जाते हैं। तो ये आपका रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और भी आगे हम करेंगे इसके। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ये आपका सभी एग्जाम के लिए सूटेबल है, चाहे यूपीपीसीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए वीडियो है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको नोट्स, ठीक है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।